अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिरा जिंदू वॉइस हियर। आज हम लोगों ने चैप्टर 12 का लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है, जिसमें हमने ओवरऑल बात करनी है कि फ़ूड की एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पोर्शन में होती है और किस हद तक एब्जॉर्प्शन होती है और इसका प्रोसेस क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या होती है और एसिमिलेशन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें फ़ूड ने एब्जॉर्ब होना होता है, यानी जो डाइजेशन के दौरान फ़ूड इन्वॉल्व होती है ना, डाइजेशन के बाद प्रोसेस आता है एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्ब होके फूड में से जो भी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वगैरह हो बन रहे होते हैं ना, वो ब्लड का पार्ट बन जाते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि एक्टिव या पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें एक्टिव या पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू चीज़ें मुंतकिल हो रही होती हैं ब्लड में। जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी ना हमारी फूड से, वो हमारे ब्लड का पार्ट बन रही होंगी। उसके बाद हम एसिमिलेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो भी फूड हमारी मैक्रो मॉलिक्यूल्स में होती है यानी लार्ज साइज़ में होती है, उसको माइक्रो फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा होता है। जब वो माइक्रो फॉर्म में या स्मॉलर या सिंपलर पीसीज में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि एसिमिलेशन जो है ना, वो हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले कर रही होती है। वो हमारे सेल्स की ग्रोथ में हेल्प करती है, डेवलपमेंट में हेल्प करती है और नए सेल की प्रोडक्शन में हेल्प कर रही होती है। फिर हमारे पास तीन पोर्शंस आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जिजुनम और इलियम। हम इन तीनों को देख लेते हैं कि इनमें कैसे एब्जॉर्प्शन होती है या कैसे डाइजेशन का प्रोसेस होता है। फर्स्ट सेक्शन जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो है ड्यूडेनम, और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर ऑफ द स्टमक को कनेक्ट करता है। यानी इसका एक पोर्शन जो है ना, ड्यूडेनम जो है ना, वो कनेक्टेड होती है पाइलोरिक स्फिंक्टर के साथ। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है ना, ये स्टमक की एक ओपनिंग होती है। बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस मिक्स विद काइम। बाइल और पेनक्रियाटिक जूस जो है ना, वो काइम के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। फिर जिजिनम होता है, ये मिडल सेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये वो पहली एरिया होता है या पहली जगह होती है जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। और जिजिनम की लेंथ जो है ना, वो 3 फीट तक होती है। उसके बाद इलियम। इलियम जो है ना, वो टर्मिनल सेक्शन होता है यानी लास्ट पोर्शन होता है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन को की तरफ जा रहा होता है। और यहाँ बाकी एब्जॉर्प्शन जो रह गई होती है ना, जिजिनम में जो रह जाती है ना एब्जॉर्प्शन, वो फिर इलियम में आके होती है। और इसकी लेंथ भी यहाँ पे बताई हुई है 6 फीट। जब हम ओवरऑल स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें कि वो कैसी होती है, तो हम कहते हैं कि 10 फीट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद कन्वोल्यूटेड ट्यूब लाइक इसलिए बोला हुआ है कि ये एक क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसकी लेंथ का इतना अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम लोग कि कितनी होती है। उसके बाद कहा हुआ है कि मीसेंट्री सराउंड्स इट एंड एंकर्स इट इन प्लेस। मीसेंट्री जो है ना, वो एक टिश्यूज़ की लेयर होती है जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है, कुशन प्रोवाइड कर रही होती है। ये ऐसी लेयर जो है ना, वो हमारे हार्ट के पास भी प्रेजेंट होती है। स्पेशल सेल्स हेल्प एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंटेस्टिनल लाइनिंग टू ब्लड स्ट्रीम। इंटेस्टाइन में जो भी एब्जॉर्प्शन हो रही होगी या जो भी डाइजेशन हो रही होगी ना, उस डाइजेशन के दौरान जो न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे ना, वो ब्लड का पार्ट बनेंगे एब्जॉर्प्शन के थ्रू, यानी इंटेस्टाइन की लाइनिंग से वो ब्लड का पार्ट बन जाएंगे। उसके बाद जब हम बात करें ना इंटेस्टाइन्स की, तो हम उनमें विलाई की बात करते हैं। विलाई जो है ना, वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह का स्ट्रक्चर होता है। जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं ना, वो ल्यूमिन ऑफ इंटेस्टाइन जाते हैं। ल्यूमिन हम कहते हैं कि सेंट्रल कैविटी जो होती है ना इंटेस्टाइन की, उसको ल्यूमिन कहा हुआ है। और उसके बाद ब्लड कैपिलरीज का पार्ट बनते हैं या फिर लैक्टील में जाते हैं। अमाइनो एसिड्स मोनोसेकेराइड जो हैं, वो कैपिलरीज का पार्ट बनते हैं। लार्जर मॉलिक्यूल की डाइजेशन होती है, वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं और लैक्टील में जाते हैं या लिम्फेटिक सिस्टम में। वाटर फैटी एसिड्स वगैरह जो है ना, वो एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू या डिफ्यूजन के थ्रू। और विलाय जो है ना, या माइक्रो विलाय, ये एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है। हम कहते हैं ये फोल्डिंग्स की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और ये ल्यूमिन में एक्सपोज कर रहे होते हैं और ये ब्रश लाइक बॉर्डर की तरह का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि कौन सा ऑर्गन क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। स्टमक जो है, वहाँ पे प्रोटीन की डाइजेशन होती है, वहाँ पे पेप्सिन या पेप्सिनोजेन एंजाइम्स होते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है। लिवर जो है ना, उसने अमाइनो एसिड्स को प्रोड्यूस करवाना होता है और प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है उसकी। पेनक्रियाज ने बाइल सिक्रेट करना होता है और एंजाइम्स सिक्रेट करने होते हैं, प्रोड्यूस करने होते हैं। और उसके बाद अमाइनो एसिड जो है वो ब्लड का पार्ट बनता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है
वो प्रोटीन्स की डाइजेशन करती है और मेजर साइट है जहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाती है और उसके बाद फीसिस में कन्वर्ट होने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन के पास जाती है और उसके बाद फीसिस में कन्वर्जन हो रही होती है उसकी। यहाँ पे भी यही बताया हुआ है कि माउथ के थ्रू फूड एंटर होती है और हमारी टंग जो है वो हेल्प कर रही होती है लैंग्वेज में, स्पोकन लैंग्वेज में भी हेल्प कर रही होती है। फेरेंक्स से हम स्वालो करते हैं किसी भी चीज़ को। और इसोफेगस, स्टमक, लिवर, गाल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, ये कौन कौन सी सिक्रीशंस कर रहे होते हैं और कैसे रोल प्ले कर रहे होते हैं, ये भी डिस्कस हुआ है पहले। उसके बाद हम लास्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि वो है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जो कुछ बचा खुचा होता है ना, यानी डाइजेशन के प्रोसेस में जो कुछ बच चुका होता है वो आखिर में लार्ज इंटेस्टाइन के पास आता है। जो बाकी एब्जॉर्प्शन होनी होती है ना वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है। हम कहते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना उसमें उसका मेन फंक्शन क्या है कि वहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स यानी आयंस वगैरह अगर कोई प्रेजेंट है ना या चार्जेस वगैरह तो वो। फिर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके पास सीकम होता है, अपेंडिक्स, कॉलन, रेक्टम और एनल कनाल, ये इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे कलरफुल डायग्राम है। आई होप यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगी इसके पार्ट्स की जो यहाँ पे मेंशन्ड है। रेक्टम की बात करते हैं कि ये टर्मिनल पोर्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। टर्मिनल मींस लास्ट पोर्शन जहाँ पे एंडिंग हो रही होती है। कार्डिनल फीचर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट, एब्सेंट लेंथ। कार्डिनल फीचर्स जो है ना लार्ज इंटेस्टाइन के वो एब्सेंट होते हैं। लेंथ इसकी 12 सेंटीमीटर होती है, डायमीटर 4 सेंटीमीटर या इससे जो अपर पोर्शन होता है उसका 4 सेंटीमीटर होता है और लोअर पार्ट जो है वो डायलेटेड होता है। उसके बाद दोनों साइड पे कर्व्स प्रेजेंट होती है और इसका फंक्शन क्या होता है कि इसने फीकल मैटर को थोड़े वक्त के लिए स्टोर करना होता है और बाकी जो रिमेनिंग एब्जॉर्प्शन होती है वो इसने करनी होती हैं और बॉडी को डेफिकेट करना होता है यानी एक्स्ट्रा मटेरियल्स को आउटसाइड द बॉडी ट्रांसपोर्ट करना होता है। फिर ये हमारा स्ट्रक्चर आ गया है रेक्टम का। और रेक्टम का हम कहते हैं कि वो एरिया होता है जो सॉलिड वेस्ट को स्टोर करता है। फिर एनल स्फिंक्टर मसल्स होते हैं। ये मसल्स होते हैं ना ये रिलैक्स करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एनस जो है ना वो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है रेक्टम की, आउटसाइड द बॉडी भी हम इसको कह सकते हैं। फिर हमारी न्यूट्रिशन के रिलेटेड कुछ डिजीज़ होती हैं, यानी अगर हमारी न्यूट्रिशन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं अपनी डाइट के अंदर या ज़रूरत से जितनी ज़रूरत है उससे कम मिकदार में ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी के ऊपर बहुत बुरा असर डाल रहे होते हैं। बॉडी को डेफिशिएंसी हो जाती है या ज़्यादा एफिशिएंसी में प्रोडक्शन हो रही होती है चीज़ों की, तो उसके बदले में ना बीमारियां जन्म ले रही होती हैं, जिसमें हमने 7 बीमारियों को डिस्कस करना है। डिस्पेप्सिया, फूड पॉइजनिंग, ओबेसिटी, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ब्यूलीमिया नर्वोसा, पाइल्स एंड अल्सर। सबसे पहले हम डिस्पेप्सिया को देख लेते हैं। ये वो प्रोसेस होता है या हम कहते हैं कि इस डिज़ीज़ के दौरान ना डाइजेशन खुराक की सही तरह से नहीं होती है, यानी इनसाइड दी बॉडी तो जो डाइजेशन होनी होती है ना वो सही तरह से नहीं होती है, जिसकी वजह से पेन हो रहा होता है एब्डोमिनल रीजन में। एब्डोमिनल रीजन जो है ना ये हमारी बैली का रीजन जो है इसको कहा जाता है। यहाँ पे पेन हो रही होती है, सीने में जलन सी महसूस होती है और ख़ुराक के हज़म होने में मुश्किल पेश आ रही होती है। अब यहाँ पे हम पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं कि क्या क्या हो रहा होता है। लाइफस्टाइल अगर ख़राब हो तो उसकी वजह से भी डिस्पेप्सिया की बीमारी हो सकती है। डाइट सही नहीं है तो भी हो सकती है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है और ड्यूडिनल इओसिनोफिलिया यानी हमारी ये पोर्शन जो है ना ये भी अगर पेनक्रियाज की फंक्शनिंग नॉर्मल नहीं है, बाइल वगैरह सही सीक्रेट नहीं हो रही है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। पास्ट में कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ लगी रही है उसकी वजह से भी हो सकता है। इम्यून एक्टिवेशन की वजह से भी। हाइपर सेंसिटिविटी है अगर स्टमक को, यानी ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ जो है वो स्टमक बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बाद ज़्यादा लिपिड्स इनटेक करने से भी, एसिड वगैरह जो हैं या सिट्रस फ्रूट्स वगैरह जो हमारे होते हैं उनका इंटेक करने से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, खुराक जब सही से हज़म नहीं हो रही है तो उसने स्टमक के अंदर ज़्यादा देर के लिए रहना है, ज़्यादा टाइम लगना है उसको डाइजेस्ट होने में, तो ये सीने पे एक बोझ सा बना हुआ होता है। उसके बाद हम कहते हैं फंडिक एकोमोडेशन। फंडिक हम कहते हैं स्टमक की बॉडी को फंडिक कहते हैं। अगर मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है तो भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद हम सेकंड बीमारी जो है उसको डिस्कस करते हैं, वो है फूड पॉइजनिंग। इसको हम हैज़ा भी कहते हैं। फूड पॉइजनिंग जो है ना वो एक सीरियस मसला भी बन सकता है और अचानक से ही होता है, यानी गंदी खुराक खा ली है या हम कहते हैं गंदगी जिस जगह पे थी वहाँ से कोई लेके कुछ खा पी लिया है। कंटेमिनेटेड फूड, जो कंटेमिनेटेड फूड होती है वो पॉइजनस होती है, ये आप लोगों ने हमेशा बात याद रखनी है, वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरे वाली साबित होती है। अब सिम्टम्स में हम कहते हैं कि कौन कौन से आसार होते हैं जिससे पता चलता है कि पेशेंट को या किसी भी इंसान को फूड पॉइजनिंग हुई है।
एब्डोमिनल पेन होती है, डायरिया होता है उसको, नोज़िया, वॉमिटिंग, दिल ख़राब रहता है उसका, बुखार रहता है। और ये किस किस वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, अब ये देख लेते हैं। बैक्टीरिया की वजह से, केमिकल्स की वजह से, प्लांट्स या फ़िश की वजह से, वायरसेस की वजह से और माइक्रोटॉक्सिन्स की वजह से। फिर हम इसकी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये वो एक्यूट मसला है जिसमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस काज्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ फूड और ड्रिंक कंटामिनेटेड। जब भी हमने कंटामिनेटेड फूड खानी है या कंटामिनेटेड ड्रिंक पीनी है तो उस के फूड के अंदर या उस ड्रिंक हमारी के अंदर बैक्टीरिया वगैरह होंगे, टॉक्सिन्स होंगे, मेटल्स होंगे, केमिकल्स होंगे। और जब वो हमारे बॉडी में एंटर होंगे ना तो हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लम काज कर रहे होंगे, हमारी डाइजेशन के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे और हमारे हेल्थ हैज़र्ड्स में इजाफा कर रहे होंगे। और ये प्लांट्स और एनिमल्स जो है ना इनसे हमारे तक आ रहे होते हैं। हम ये भी एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि जैसे ज़्यादा बारिशें हो गई हैं अगर किसी जगह पे और वहाँ पे पानी खड़ा हो गया तो वहाँ पे ऑब्वियसली मक्खियाँ और मच्छर जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। और उसके आसपास अगर किसी ने ठेला लगाया हुआ है खाने पीने वाली चीज़ों का और लोग वहाँ से चीज़ें लेके खा रहे हैं, उनके ऊपर अब मक्खियाँ भी बैठ रही होंगी, मच्छर भी बैठ रहे होंगे, तो वो कंटेमिनेटेड हो गई ना, यानी उनके ऊपर केमिकल्स आ गए, टॉक्सिन्स हो गए, बैक्टीरिया आ गए, उनके ऊपर वायरसेस आ गए। तो जब ये सारी चीज़ें खुराक के साथ मिलकर हमारी बॉडी में एंटर होंगी ना तो ये फूड पॉइजनिंग काज करेंगे। साइंस कौन कौन से होते हैं? वॉमिटिंग आती है, दिल ख़राब होता है, डायरिया होता है, सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, दिल ख़राब रहता है, पट्ठों में दर्द होता है, बुखार होता है और पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और गला खुश्क रहता है। उसके बाद हम बोट्यूलिज़म को डिस्कस करते हैं। बोट्यूलिज़म में हम कहते हैं कि ये ना क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनियम बैक्टीरिया का नाम है, उस बैक्टीरिया की वजह से काज होता है और ये ख़तरे वाला भी साबित हो सकता है। यानी फैटल का वर्ड हम यूज़ करते हैं जानलेवा कंडीशन के लिए। ये बैक्टीरिया की शेप यहाँ पे दिखाई हुई है। और सिम्टम्स कौन से होते हैं कि लोगों को धुंधला दिखाई देता है, वो क्लियर इमेज नहीं देख सकते किसी भी चीज़ की। उनके जो आईलिड है ना वो ड्रूपिंग आईलिड्स हम कहते हैं कि बंद हो रही हैं आँखें उनकी ना, वो सही तरह से आँखें नहीं खोल पाते। ड्राई माउथ एंड स्पीकिंग प्रॉब्लम्स, गला खुश्क रहता है उनका, पानी की कमी रहती है, सही से बोल नहीं सकते वो, दिल ख़राब रहता है, चीज़ों को निगल नहीं सकते और उनको पेट में दर्द हो रहा होता है। फिर हम डिस्कस करते हैं ओबेसिटी को। ओबेसिटी को हम ओवरवेट का नाम भी देते हैं कि ये है तो ट्रीटेबल, इसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड प्रॉब्लम है और वर्ल्ड वाइड ना ये प्रॉब्लम जो है ना ये देखा जाता है। और ओबेसिटी में ये होता है कि किसी भी पर्सन का बॉडी फैट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया, यानी उसका वेट बहुत ज़्यादा हो गया। 2025 में इंडिया जो है ना अब ये एक रिसर्च हुई, उसके मुताबिक पता चला कि 2025 तक इंडिया में 17 मिलियन लोग जो है ना, 17 मिलियन चाइल्ड जो है ना, चिल्ड्रन, वो ओबीज़ होंगे, वो मोटापे का शिकार होंगे। अब इनकी वजूहत कौन कौन सी हो सकते हैं कि अगर वो ज़्यादा फ़ैट और कैलोरीज़ वाली चीज़ें खा रहे हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। उनका लाइफस्टाइल सही नहीं है, यानी खा पी के वो एक जगह पे लेटे रहते हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं, जिम वगैरह नहीं जाते, जिम ना भी जाएं तो घर में भी कोई एक्सरसाइज नहीं करते। उसके बाद नींद उनकी सही नहीं है। जेनेटिक्स में हम कहते हैं कि अगर माँ बाप ओबीज़ थे तो फिर बच्चे के ओबीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ग्रोइंग ओल्डर, और जैसे जैसे उम्र का तकाजा होता है ना कि जैसे जैसे 30-40 की एज में ना लोग पहुंचते हैं ना तो वो ओबीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर प्रेगनेंसी के बाद भी लेडीज़ में ये प्रॉब्लम ख़ास तौर पे आता है कि वो मोटापे का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि वो फिर बच्चों में बिज़ी हो जाती हैं, वो अपनी केयर करती नहीं हैं, वॉक वगैरह नहीं करती हैं, तो इसलिए वो ओबीज़ हो जाती हैं। और खाना पीना भी वो उन्होंने डट के खाना होता है। तो अब ये देखते हैं कि ओबीज़ जो है ना, ओबीज़ होना या ओबेसिटी जो है वो मज़ीद किन बीमारियों की वजह बन रही है। डायबिटीज़ की, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, स्ट्रोक हम कहते हैं कि हार्ट अटैक्स वगैरह, कैंसर, ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स, गॉल ब्लैडर डिजीज़, गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये लेडीज़ मींस लेडीज़ इश्यूज़ की बात हो रही है यहाँ पे। और सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी बन सकता है ये। यानी हम पढ़ा था मैंने कहीं कि मोटापा जो है ना वो 100 बीमारियों की वजह बनता है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है। फिर यहाँ पे हम लोग ओबेसिटी की काजेज़ भी देख लेते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस भी देख लेते हैं, यानी नताइज क्या निकल रहे हैं। ज़्यादा लोग, अगर कोई बंदा ज़्यादा चीज़ें खा रहा है
उसके बाद उसके अम्मी अबू भी हेल्दी थे, तो वो बच्चा ओबियसली हेल्दी होगा। मेडिसन्स के, किसी भी मेडिसन के साइड इफ़ेक्ट में वो ओवरवेटेड हो रहा है, वो स्ट्रेस ले रहा है, उसकी नींद नहीं पूरी हो रही है, या हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। हार्मोनल इम्बैलेंस जो है ना वो भी ओबेसिटी काज करता है। कॉन्सिक्वेंसेस में हम कहते हैं कि नतीजतन क्या हो रहा है, हार्ट डिजीज़ में इजाफा हो रहा है, डायबिटीज़ हो रही है, किडनी डिजीज़ हो रही है, फैटी लिवर प्रॉब्लम हो रहा है, कैंसर हो सकता है और ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर जो है ना, अगर किसी बंदे को ब्लड प्रेशर भी है ना तो वो भी बहुत ख़तरे वाली बात है, ख़तरा वाली ना साबित हो सकती है वो। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि हमने एनोरेक्सिया नर्वोसा को डिस्कस करना है। ये एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें जो एडोलेसेंट गर्ल्स है ना, मीन्स हम कहते हैं कि टीन एज गर्ल्स या 18 साल तक के आसपास की लड़कियां जो है ना वो बहुत ज़्यादा खाती पीती हैं। ये द प्रॉब्लम इज़ फाउंड एज रिफ्यूजल ऑफ फूड टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी वेट बाय रिड्यूसिंग फूड इनटेक। ओके, एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है ना ये ईटिंग डिसऑर्डर है एडोलेसेंट गर्ल्स में, जिसमें लड़कियां खाना पीना छोड़ देती हैं, यानी वो डाइटिंग कर रही होती हैं। यहाँ पे डाइटिंग की बात हो रही है कि वो खुराक से इनकारी हो जाती हैं और अपने बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए ना वो कम खुराक इनटेक करना शुरू कर देती हैं, स्पेशली फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स वो नहीं लेती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बॉडी फिगर को मेंटेन करना होता है और ज़्यादा फैट्स से वो अवॉइड करती हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड इनटेक लीडिंग टू वेट लॉस और लैक ऑफ वेट गेन एंड रिजल्टिंग इन लो बॉडी वेट। जब वो कंटिन्यूसली डाइटिंग करती रहती हैं ना तो उनका बॉडी वेट इंतहाई कम हो जाता है, यानी वो अंडर वेट हो जाती हैं। फिर उसके बाद उन्हें हर टाइम ये डर रहता है कि कहीं वो दोबारा से मोटी ना हो जाएं, और ये भी देखा जाता है कि वो अपने आप में ना वो उन्हें फ़ील हो रहा होता है कि वो ज़्यादा मोटी हो रही हैं। जो अंडर वेट पर्सन है ना वो सोचता है कि वो मोटा हो, और ये जो नॉर्मल और हेल्दी लड़कियां होती हैं ना ये डाइटिंग कर करके ना खुद की वो बॉडी शेप ख़राब कर रही होती हैं। बिलीविंग वन मील विल लीड टू वेट गेन, और इनको लग रहा होता है कि एक खाना खा लेंगी तो इनका वेट चाहे वो नॉर्मल रहेगा और वेट गेन नहीं होगा, और वेट जो है ना रिड्यूस ही होता रहेगा। इनका रिड्यूस तो बिल्कुल होता है, गेन भी नहीं होता, लेकिन फिर ना ये अंडर वेट में शुमार होने लगती हैं। ईटिंग डिसऑर्डर में हम लोग मज़ीद देख लेते हैं रिफ्यूज़ल टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी वेट। नॉर्मल बॉडी वेट को नहीं मेंटेन करना होता, ये एक्स्ट्रा नॉर्मल की तरफ जा रही होती हैं। 85% लेस दैन एक्सपेक्टेड, जितना हाइट के मुताबिक बॉडी वेट होना चाहिए ना, बॉडी मैस इंडेक्स। अच्छा, जब भी हम किसी भी इंसान के वेट की बात करते हैं ना तो हम उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसके वेट की बात कर रहे होते हैं। जितनी उस बंदे की हाइट होगी उसी हाइट के मुताबिक उसका वेट भी होगा। इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट बिकमिंग फैट, इनको हर टाइम ये खदशा रहता है कि कहीं ये मोटी ना हो जाएं और इनकी लुक्स ख़राब ना हो जाए। डिस्टर्बेंस एंड सेल्फ परसेप्शन ऑफ बॉडी वेट, ये जितना इनका बॉडी वेट है ना ये उसको तस्लीम नहीं कर रही होती हैं, उस पर मुतमईन नहीं हो रही होती हैं कि ठीक है हम राज़ी हो जाएं, हमारे ये बॉडी वेट बिल्कुल ठीक है। ये ज़्यादा की जो तलब हो रही होती है ना इनको, इसके चक्कर में ये लोग खाना पीना छोड़ देती हैं और डाइटिंग करना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद एमिनोरिया की बात हो रही है वीमन में, एब्सेंस ऑफ 3 और मोर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। जब ये ज़्यादा इशू हो रहा होता है ना इनका, यानी ये खाना नहीं खा रही होती हैं और ये शदीद किस्म वाली जब इनकी डाइटिंग स्टार्ट होती है ना तो इनमें हार्मोनल इम्बैलेंस जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस में क्या होता है कि 3 से ज़्यादा मंथ इनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना वो रिपीट नहीं होता वीमन में। उसके बाद बात की जा रही है ब्यूलीमिया नर्वोसा की। इज़ एन ईटिंग डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय एपिसोड्स ऑफ बिंग ईटिंग फॉलोड बाय फ्रेंटिक एफर्ट्स टू अवॉइड गेनिंग वेट फ्रॉम द बिगनिंग। यहाँ पे ऐसे होता है कि एक ही टाइम पे खाना नहीं खाया जाता, यानी स्मॉल मील्स में कन्वर्ट करके ना उसको खाया जाता है। साइंस कौन कौन से हो जाते हैं, ज़्यादा फूड को इनटेक करना, लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड, उसके बाद या बहुत ज़्यादा खा लेना या बिल्कुल भी ना खाना, फिटनेस की तरफ ध्यान ना देना, मूड स्विंग्स में मसला है, कोई स्टीरॉइड्स वगैरह या लैक्सेटिव ले रहे हैं, मसूड़ों से खून आ रहा है। उसके बाद बात हो रही है पाइल्स की। पाइल्स को हीमोरॉइड्स भी कहते हैं। पाइल्स को ना बवासीर कहा जाता है। पाइल इज another term for hemorrhoids. They are swollen veins in lower anus. एनल रीजन में वेंस जो है ना वो स्वेल हो जाती हैं और वहाँ से फिर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है एंड कैन काज लम्प्स मीन्स वहाँ पे दाने वगैरह निकल आते हैं, फिंसियाँ निकल आती हैं अराउंड दी एनस के आसपास, और ये बहुत तकलीफ़ दे साबित होते हैं ये वाली बीमारी जो है ना। ट्रीटमेंट कौन कौन से अभी तक इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं पाइल्स के लिए? स्टेपलर सर्जरी, इंफ्रारेड कोएगुलेशन, लेज़र ट्रीटमेंट और खसारा सुतरा। उसके बाद हम बात करते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की। इसमें क्या होता है कि पैथोलॉजिकली अल्सरेशन ऑफ म्यूकोसा ऑफ स्टमक
ड्यूटीनम एट सम टाइम ऑफ द लोअर इसोफेगस और एनामिकल डाइवर्टिकुलम। यहाँ पे ये होता है कि जो नॉर्मल कंडीशन है ना स्टमक की वो डिस्टर्ब हो गई है और अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर बन गया, स्टमक में अल्सर हो रही है, ये प्रॉब्लम काज कर रही है, जिससे स्टमक की फंक्शनिंग जो है वो नॉर्मल नहीं रहती है, डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो सही तरह से नहीं होता है और जो स्टमक की लेयरिंग है वो डिस्टर्ब हो रही होती है और आगे से ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूटेनम पोर्शन जो है ना वहाँ तक ये इफेक्ट हो रहा होता है और लोअर इसोफेगस से स्टार्ट होके ये ड्यूटेनम तक के पोर्शन तक जाता है और ये एग्रेसिव फैक्टर्स होते हैं या इन्वॉल्व इन म्यूकोसल रेजिस्टेंस। ये म्यूकस वगैरह की सिक्रेशन में रेजिस्टेंस यानी रुकावट पैदा कर रहे होते हैं, म्यूकस की सिक्रेशन नहीं हो रही होती है, फूड सही तरह से डाइजेस्ट नहीं होती है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय क्लिनिकली बाय एपिगैस्ट्रिक पेन, मैदे में दर्द होता है इनको, या डिस्पेप्सिया भी हो सकता है। स्टमक अल्सर को हम लोग देख लेते हैं कि स्टमक का पोर्शन है, ऊपर इसोफेगस की बात हो रही है, ये स्टमक है और उसके बाद ये अल्सर यानी हम कह सकते हैं आम जुबान में कि मैदे में ज़ख़म सा बन गया, इसकी बात हो रही है। ड्यूटेनम पोर्शन होता है, ये म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मसल लेयर, सिरोसा, ये सारी ना स्टमक की लेयर्स की बात हो रही है। और फिर अल्सर वो जिसकी हमने बात की कि वो डिजीज़ काज करता है। स्टमक अल्सर किस वजह से हो सकता है? अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाते जा रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं स्पाइसी चीज़ों का, या इरिटेंट फूड्स यानी वो खुराक जो उनके मैदे को सूट नहीं करती है वो भी खाए जा रहे हैं, चाहे मजबूरी में खा रहे हैं, शौकिया खा रहे हैं। परसिस्टेंट इंटेक ऑफ एक्सट्रीमली हॉट बेवरेजेस, और जो गर्म मशरूबात है ना उनका बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ड्रग्स या स्टेरॉइड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, कैफ़ीन का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, या कोई बैक्टीरियल या इन्फेक्शन उनको हो चुका है तो भी उसका असर होगा उन पर। 15 वो फूड हैं जो स्टमक अल्सर को बचाती हैं। काली मिर्चें, हॉट पेपर, इसमें सब्ज़ मिर्चें या सुरख मिर्चें आ जाती हैं, कैफ़ीन, कॉफ़ी। और यहाँ पे ये बात हो रही है कि वो कौन सी 15 चीज़ें हैं जिनको हम अवॉइड करें ड्यूरिंग स्टमक अल्सर। जब हमें स्टमक अल्सर है तो कौन सी 15 फूड्स हम लोगों को नहीं खानी चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। काली मिर्चें, ये सुरख मिर्चें और सब्ज़ मिर्चें, कैफ़ीन, कॉफ़ी, अल्कोहल, टी, चॉकलेट, कार्बोनेट बेवरेजेस, शुगर, सिट्रस फ्रूट, फ्राइड फ्रूट्स, फूड, टोमेटो, उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स और ओमेगा 6, ये नट्स वगैरह जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स आते हैं ना, और पेपरमिंट, पुदीना वगैरह, ये 15 खुराक ऐसे हैं जिनको अवॉइड करना होता है। और फिर ये बताया हुआ है कि अल्सर के दौरान किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, किन को खाना चाहिए। अवॉइड करने वाले तो हमने पहले देख लिया कि किन को अवॉइड करना चाहिए, अब ये देख लेते हैं कि खाना किन को होता है। फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, लेग्यूम्स यानी फलियाँ वगैरह खा सकते हैं, लीन मीट खा सकते हैं, फ़िश को खा सकते हैं, सी फूड खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, हेल्दी फ़ैट ले सकते हैं, फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स यानी बेकरी आइटम्स यूज़ कर सकते हैं, मटर वगैरह जो है ना उसको अपनी फूड में शामिल कर सकते हैं, गंदम या मकई वगैरह जो है ना उनकी रोटी बना के खा सकते हैं, ग्रीन टी को इस्तेमाल करना है, और हर्ब्स एंड स्पाइसेस वगैरह को यानी जड़ी बूटियों की अगर कोई, या होम्योपैथिक की जो चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करना। शराब से दूर रहना, कॉफ़ी नहीं पीनी, कैफ़ीन का इस्तेमाल नहीं करना, दूध और क्रीम वगैरह से दूर रहना, फैटी मीट नहीं खाना, फ्राइड चीज़ें भी नहीं खानी, स्पाइसी चीज़ें भी नहीं खानी, ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना, खट्टी चीज़ें भी नहीं खानी, टमाटर जो है उनसे बचना है, और चॉकलेट जो है वो भी नहीं खानी है। ये सारी चीज़ें थी जो स्टमक अल्सर के दौरान अवॉइड करनी है। आई होप आज के लेक्चर में जितनी भी डिजीज़ हम लोगों ने डिस्कस की हैं उनकी आपको समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।